सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं विषय हिंदी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पुस्तक कृतिका भाग 2 में संकलित पाठ साना साना हाथ जोड़ी के प्रश्न अभ्यास। प्यारे बच्चों, साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथों को जोड़कर। ये एक यात्रा वृत्तांत है जिसे मधु कांकरिया जी ने लिखा है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं साना साना हाथ जोड़ी पाठ के प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है बच्चों, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक शहर लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? उत्तर, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक शहर लेखिका को अपनी ओर सम्मोहित कर रहा था। रात्रि के समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हों। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनी की झालर बना रहे थे, अर्थात आसमान के सितारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। इस सुंदरता ने लेखिका पर ऐसा जादू कर दिया मानो सब कुछ ठहरा हुआ सा अर्थहीन प्राण रहित लग रहा था। सितारों की रोशनी में लेखिका का सब कुछ समाप्त हो गया था। उसे ऐसे अनुभव हो रहा था जैसे उसकी चेतना लुप्त हो गई थी। उसके लिए आसपास का सारा वातावरण शून्य हो गया था। लेखिका को गंगटोक शहर में सब कुछ सुंदर लग रहा था और वह इस सुंदरता में खो गई थी। अगला प्रश्न है बच्चों, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? उत्तर, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ स्त्रियाँ, बच्चे सभी पूरी मेहनत से काम करते हैं। स्त्रियाँ बच्चों को पीठ पर लाद कर काम करती हैं, औरतें रास्ता बनाती हैं और लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर उठाती हैं। हरे भरे बागानों में युवतियाँ चाय की पत्तियाँ तोड़ती हैं। पत्थरों पर बैठकर औरतें कुदाल और हथौड़ी से पत्थर तोड़ती हैं। इसके अलावा बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। स्कूल जाने वाले विद्यार्थी स्कूल से आने के बाद अपने माता पिता के कामों में हाथ बंटाते हैं। यहाँ लोग अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन जीते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ सभी कार्य मेहनत से पूरे होते हैं। इसीलिए गंगटोक मेहनतकश बादशाहों का शहर कहलाता है। प्रश्न संख्या 3, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? अर्थात श्वेत और रंगीन पताकाएं किन किन अवसरों पर फहराई जाती हैं? उत्तर, युमथांग जाते हुए रास्ते में लेखिका को बहुत सारी बौद्ध पताकाएं दिखाई दी। लेखिका के गाइड जितेन नागरे ने बताया कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उस समय उसकी आत्मा की शांति के लिए श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं और किसी नए कार्य के आरंभ होने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। प्रश्न संख्या 4, जितेन नागरे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी? लिखिए। उत्तर,
जितेन ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में निम्नलिखित जानकारी दी। प्रकृति। सिक्किम बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाका है जहाँ जगह जगह पर खूबसूरत नुकीले पेड़ हैं। रास्ते वीरान और सड़कें जलेबी की तरह घुमावदार हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर झरने बहते हैं। मैदानों की तरह यहाँ का जीवन सरल नहीं बल्कि बहुत कठिन है। यह है सिक्किम की प्रकृति। भौगोलिक स्थिति। गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय की गहरी घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ युमथांग में देखने को मिलती हैं। सिक्किम प्रदेश चीन की सीमा से सटा है। पहले यह स्वतंत्र रजवाड़ा था, परंतु अब यह भारत का ही एक अंग है। लोगों का जनजीवन। सिक्किम के अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। यहाँ के लोग बड़े मेहनती हैं, इसलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का नगर भी कहा जाता है। यहाँ की स्त्रियाँ भी कठोर परिश्रम करती हैं। वे स्वेटर बुनती हैं, घर संभालती हैं, खेती करती हैं और पत्थर तोड़ तोड़ कर सड़कें बनाती हैं। वे चाय की पत्तियाँ चुनने बाग में भी जाती हैं। कई बार बच्चों को पीठ पर बंधी डोको यानी बड़ी टोकरी जिसमें बच्चे रखे जाते हैं, में अपने साथ बच्चों को भी रखती हैं। यहाँ की स्त्रियाँ चटक रंग के कपड़े पहनना पसंद करती हैं। उनका परंपरागत परिधान है बोको। बोको जो है वो सिक्किम के लोगों का परंपरागत परिधान है। बच्चे पढ़ने के लिए 3-4 किलोमीटर पहाड़ी चढ़कर स्कूल जाते हैं और शाम को वह अपनी माताओं के साथ काम करते हैं। इस तरह सिक्किम की प्रकृति जितनी कोमल और सुंदर है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन उतना ही कठोर है। प्रश्न संख्या 5। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? उत्तर। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र के विषय में लेखिका के गाइड जितेन ने लेखिका को बताया कि यह धर्म चक्र है और इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये सुनकर लेखिका को लगा कि पूरे भारत के लोगों की आत्मा एक जैसी है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में भी ऐसी अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। विज्ञान ने चाहे कितनी ही अधिक प्रगति कर ली है, फिर भी लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की मान्यताएं सभी एक जैसे हैं। वे चाहे पहाड़ पर हो या फिर मैदानी क्षेत्रों में, उनकी धार्मिक मान्यताओं को कोई तोड़ नहीं सकता। प्रश्न संख्या 6। जितेन नागरे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। उत्तर। जितेन नागरे ड्राइवर कम गाइड था। उसे सिक्किम और उसके आसपास के क्षेत्रों की पूरी जानकारी थी, इसीलिए वह लेखिका और उसके सहयोगियों को सिक्किम घुमाते हुए बर्फ दिखाने के लिए कटाव तक ले जाता है। उसके आगे चीन की सीमा आरंभ हो जाती है। वह छोटी से छोटी जानकारी अपने यात्रियों को देना नहीं भूलता और यात्रा की थकान उतारने के लिए और उनका मन बहलाने के लिए वह उनकी पसंद के संगीत का सामान भी साथ रखता है। एक गाइड के लिए अपने क्षेत्र के इतिहास की पूरी जानकारी होनी आवश्यक है, जो जितेन को भरपूर थी। जितेन का सबसे अच्छा गुण था मानवीय संवेदनाओं की समझ तथा परिष्कृत संवाद शैली। वह सिक्किम की सुंदरता का गुणगान ही नहीं करता था, बल्कि वहाँ के लोगों के दुख दर्द के बारे में भी लेखिका को बताता था। उसकी भाषा बड़ी परिष्कृत और संवाद का ढंग अपनत्व से परिपूर्ण है।
इस प्रकार एक गाइड में आत्मविश्वास तथा पर्यटन स्थल का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही उसे व्यवहार कुशल, मृदुभाषी व अपनेपन से आकर्षित करने वाला होना चाहिए। जितेन में ये सभी गुण थे और वह एक कुशल गाइड था। प्रश्न संख्या 7। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल बदलते हुए रूप के बारे में लिखा है। हिमालय को देखकर आत्मा और आँखें दोनों तृप्त हो जाती हैं, क्योंकि हिमालय का पल पल परिवर्तित होता रूप हर कोण से अलग अलग दिखाई देता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते चढ़ते हिमालय विशाल से विशालतम होता चला जाता है और छोटी छोटी पहाड़ियाँ विशाल पर्वतों में बदलने लगती हैं। घाटियाँ गहरी और वादियाँ चौड़ी होने लगती हैं, जिनके बीच रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता नजर आती है। जलप्रपात अत्यंत ऊंचाई से पत्थरों के बीच वेग अर्थात तेज गति से जलधारा बनकर नीचे गिरते हुए मनमोहक प्रतीत होते हैं। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुए प्रतीत होता है। लेखिका के लिए हिमालय सौंदर्य की कविता के साथ साथ दर्शन भी बन गया था। प्रश्न संख्या 8। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसे अनुभूति होती है? उत्तर, प्रकृति के अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को लग रहा था कि वह आदिम युग की कोई अभिशप्त राजकुमारी है। बहती हुई जलधारा में पैर डुबोने से उसकी आत्मा को सत्य और सौंदर्य का अनुभव होने लगा था। हिमालय से बहता झरना उसे जीवन की शक्ति का एहसास करवा रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी सारी बुरी बातें निर्मल जलधारा के साथ बह गई थी। वह भी जलधारा में मिलकर बहने लगी थी, अर्थात वे एक ऐसे समय में पहुंच गई थी जहां अपना कुछ नहीं रहता और सारी इंद्रियां आत्मा के वश में हो जाती हैं। लेखिका उस झरने की निर्मल जलधारा के साथ बहते रहना चाहती थी। वहां उसे सुखद अनुभूति का अनुभव हो रहा था। प्रश्न संख्या 9। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? अर्थात सिक्किम में घूमते हुए प्राकृतिक सुंदरता के बीच में लेखिका को ऐसे कौन कौन से दृश्य दिखाई दिए जिसने उसकी आत्मा को अंदर तक झकझोर दिया? उत्तर, प्राकृतिक सौंदर्य के आनंद में डूबी लेखिका को सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर कोमलांगी पहाड़ी औरतों का दृश्य झकझोर गया। उसने देखा कि अद्वितीय सौंदर्य से अनजान कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थीं। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे और कई औरतों की पीठ पर डोको अर्थात बड़ी सी टोकरी, उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। ये विचार उसके मन को बार बार झकझोर रहा था कि नदी, फूलों, वादियों और झरनों के ऐसे स्वर्गिक सौंदर्य के साथ भूख, मौत और जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा की जंग जारी है। इसके अलावा सीमा पर फौजियों को तैनात देखकर लेखिका का मन उदास हो गया। यह विचार लेखिका की आत्मा को झकझोर गया कि कड़कड़ाती ठंड में भी फौजी देश तथा देशवासियों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। हमें महानगरों में रहते हुए कभी यह ध्यान भी नहीं आता कि ये जवान हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। तो ये दो दृश्य थे जो लेखिका को झकझोर गए। ये थे बच्चों साना साना हाथ जोड़ी पाठ के प्रश्न अभ्यास। आगे के प्रश्न हम कल करेंगे।